आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार देखो, इकोनॉमिक सर्वे मेरे सामने चल रहा है, लाइव है, तो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं। मैंने भी कोई पीपीटी नहीं बनाई है, मैंने पढ़ा नहीं इकोनॉमिक सर्वे, जैसे आ रहा है मैं वैसे बताऊंगा, ठीक है ना। और ये मतलब आप ये समझिए कि अभी चल रहा है तो अभी ही मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे स्पीच चल रही है। हो सकता है लेक्चर थोड़ी देर बाद अपलोड हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल क्या है इकोनॉमिक सर्वे इस साल का, आपको पता है ना कि इकोनॉमिक सर्वे क्या हमारी अर्थव्यवस्था का सर्वे। जनवरी में पूरा सर्वे नहीं आया था, ठीक है ना। जनवरी में आधा भी नहीं, पहले 2 चैप्टर आए थे। एक्चुअली क्या होता है, जब इलेक्शन ईयर होता है तो इंटरिम बजट, इंटरिम सर्वे आता है, क्योंकि इलेक्शन जब भाई अब मई में हो गया, जून में रिजल्ट आ गया, तो इससे क्या हुआ कि नई सरकार आई, तो नई सरकार नया बजट लेके आएगी और नई सरकार ही जो है वो इकोनॉमिक सर्वे बनाएगी। तो अब यही हिसाब किताब है कि जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद पूरा बजट और पूरा सर्वे आता है। तो कल बजट आएगा और आज इकोनॉमिक सर्वे आ गया है। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर अभी कैसे बजट आ सकता है, तो फरवरी में आता है इलेक्शन ईयर है ना, इसीलिए, ठीक है ना। तो निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं थी, तो ये बजट लेके आई हैं, कल आएंगी बजट लेके। अभी इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया है हम सबको। क्या इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पता चला, मैं इकोनॉमिक कंसेप्ट भी आपको बताता चलूंगा और जैसे जैसे ये सर्वे आ रहा है वो भी मैं बताता चलूंगा, जो जो अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। अब भैया देखो, यहाँ पे मेरे सामने लैपटॉप खुला है और ये इकोनॉमिक टाइम्स और सरकार की पीडीएफ जो इकोनॉमिक सर्वे की है वो खुली हुई है, ठीक है। तो मुझसे मत बोलना कि मुझे देखना पड़ेगा, मैंने रटा नहीं है बैठ के इकोनॉमिक सर्वे, वो कल मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा कि क्या कोर हाईलाइट्स है। अभी फिलहाल एक ओवरव्यू समझ लो। तो फिलहाल आप हमारे आंसर राइटिंग सेशन को जरूर अवेल करें। 600 रुपए का सेशन है ये, जितने भी, क्योंकि परसों से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जितने सस्ते में हम देते हैं उतना कोई, और जितनी क्वालिटी हम देते हैं उतना कोई नहीं देता। आमतौर पे 10, 15, 20 हज़ार के ये कोर्सेज आते हैं, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ 600 का आप इसको ज्वाइन करिए, क्लासेस को ज्वाइन करिए। यूपी, पीसीएस, यूपीएससी, आरबीआई ग्रेड बी से भी, अब जहां पे भी आंसर राइटिंग आती है वहां पे आपको हेल्प करेगा, बट मेन फोकस यूपीएससी है, ओके। और लक्ष्य बैच हमारा 1 साल का 10,000 का वो ऑलरेडी लाइव है, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो भैया इकोनॉमिक सर्वे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में दे दिया है। अब बेटा पढ़ना पड़ता है, 476 पेज का है गुरु, 476 पेज का है, ठीक है ना। 1000 में से एक इंसान पढ़ लेगा शायद, जिसके वो भी एग्जाम में आ रहा हो तो। लेकिन खैर हम लोग हैं, हम लोग इसीलिए तो हैं ताकि ये चीज़ें आसान आपके लिए बना सके। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। कोविड के बाद हमने क्या किया, रिकवरी, रियल जीडीपी, नॉमिनल, रियल जीडीपी, नॉमिनल, देखो जीडीपी, यहाँ पे जीडीपी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है ना। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी वर्सेस जीडीपी क्या है, बहुत आसान है यार, बताऊंगा, भूलना नहीं। रियल मतलब असली, बस ये वर्ड पे ध्यान दो, रियल मतलब असली। अब असली क्या, एग्जाम्पल के तौर पे मई 2004 में, 2004 नहीं 2010 लेते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक बगल में दुकान है, मुझे पैटीज बहुत बढ़िया लगती थी, वो आलू पैटीज बनाते थे अंकल, क्या बढ़िया बनाते थे, ठीक है ना, एलडीए में। उस समय वो पैटीज मिलती थी 5 रुपए की, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल के बता रहा हूं भाई, ठीक है ना, एग्जाम्पल, दिन में 2 पैटीज खाता था, ओके। तो दिन में 2 पैटीज, 5 × 2 इक्वल टू, और 2 पैटीज अंकल प्रोड्यूस भी करते थे, इतनी पैटीज करते थे और मैं इतनी खा जाता था। 100 रुपए, 10 रुपए, ठीक है, 100 रुपए बोल रहा हूं, ठीक है, 10 रुपए। अब कट्टू 2024, अब ये पैटीज हो गई है 25 रुपए की, 25 × 2 50 रुपए, यही है। नॉमिनल जीडीपी हम क्या करते हैं, हम इन्फ्लेशन को, मतलब प्रेजेंट चीज जो अभी चल रहा है, यहां पे हम इन्फ्लेशन को नहीं लेते, जो रियल जीडीपी होती है, और नॉमिनल में इन्फ्लेशन लिया जाता है, सिंपल। तो बात इतनी सी है कि भैया आज से बहुत साल पहले महीने कितने रुपए ऐड किए, 10 रुपए इकोनॉमी में, है ना। और अभी कितने, उस क्वांटिटी उतनी है, चीज भी वही है, लेकिन महंगाई 5 से 25 रुपए हो गई, तो 50 रुपए। तो यहां पे 2011 हम बेस ईयर लेते, पहले 2004 लेते थे। 2011 से रियल जीडीपी निकालते हैं कि भैया पहले के समय 2000, आज से 13 साल पहले इतना ही जो आज गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू क्या थी उस समय, और आज वैल्यू क्या है। तो उस हिसाब से किससे ग्रोथ रेट निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि 10,000 है, ठीक है, या 100 रुपए है,
हमारी पूरी देश की जीडीपी 100 रुपए है। अब उस समय मैंने अगर 10 रुपए ऐड किए तो 110 रुपए हो गए, तो 10% का इंक्रीज है। लेकिन आज वही क्वांटिटी मुझे महंगी मिल रही है, तो हो सकता है 10 नहीं 100 रुपए हो गया, तो 1100 रुपए हो गए, 1100 के मान लीजिए 120 रुपए हो गए, तो 12% इंक्रीज है। तो यानी कि रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी कम है, क्योंकि हम पहले से जो 2011 वाला बेस ईयर है वहां पे महंगाई कम होगी, क्वांटिटी इतनी गुड्स उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन आज महंगाई ज्यादा है। तो ये होता है रियल और नॉमिनल जीडीपी में। तो आई होप आप समझेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, तो अभी इसमें जो यहां पे, अरे यार भाई चला जा, यहां पे जो कहा गया है वो यही है कि भैया 6.5 से 7% के बीच में जीडीपी जो है वो है। चलिए एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं। ओके, तो ट्रेड डेफिसिट, पहले बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? सिंपल यार, जितना बेच रहे हो, कितना बेच रहे हो और कितना खरीद रहे हो, ठीक है ना। तो बस वही है कि अगर हम ज़्यादा बेच रहे हैं, खरीद कम रहे हैं, तो हमारा सरप्लस होगा, है ना भाई, बट ऑब्वियस है। और हम खरीद ज़्यादा रहे, बेच कम रहे हैं। रशिया का एग्जाम्पल ले लो, $65 बिलियन, $65 बिलियन, जिसमें से $60 बिलियन जो है हम ट्रेड करते हैं रशिया से, हम खरीदते हैं, और हम खाली $5 बिलियन, तो भयानक मैसिव डेफिसिट है। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो जीडीपी का 0.7% है, समझ रहे हो, जीडीपी का 0.7% है। फॉरेन एक्सचेंज भर भर के हैं, यही फॉरेन एक्सचेंज आपके ट्रेड डेफिसिट कम करने में काम आते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 3.2% है 2023 तक, ठीक है, एज पर दी अप्रैल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का डेटा है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है, और हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, 6.5%, 7%। हालांकि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है, बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है, बाद में बता दूंगा, लेक्चर लिया मैंने, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये चीज है। तो भारत की जो रियल जीडीपी है, फिर समझ गए ना मुझे, जो रियल वाला वो 2011 वाली, वो 8.2% फिस्कल ईयर 2024 में बढ़ी है। ओके, तो ये चीजें, तो अब पिछले 3 क्वार्टर्स में, क्योंकि क्वार्टर बाय क्वार्टर होती है, 8% थी। तो फोकस क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। जब मैं बात करता हूं चाय की तो वो माइक्रो है, लेकिन अगर मैं चाय की इंडस्ट्री की बात कर लेता तो मैक्रो हो गई, बड़ा है वो, ठीक है ना। तो ये चीज है ये। ओके, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये 9% से इंक्रीज हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, GFCF, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमी का, है ना, कि कितना पैसा आया, कितना इन्वेस्टमेंट आया। सो ये 9% से इंक्रीज हुआ। ओके, हेल्दियर कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट है, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और स्ट्रेंथन करेगी, यहां इन्होंने बात बताया, जाहिर सी बात है भैया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मैं काम करता हूं, मैं सीधा मुद्दे पे ही आता हूं, है ना। तो इन्फ्लेशन की बात करते हैं सबसे पहले। इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? 4 ± 2, 6% से ज्यादा नहीं, 2% से कम नहीं, सिंपल। ओके, अभी बहुत ऊपर पहुंच गया था CPI WPI। तो फिस्कल ईयर 2022 और फिस्कल ईयर 2023 में कोविड-19 पैंडेमिक ने सब कुछ हिला के रख दिया। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कमाल का काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या होती है, मतलब जैसा अभी निर्मला सीतारमण बोल रही है, याद रखें मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे समझिए कि भारत की जो सरकार है वो बनाती है हमारी फिस्कल पॉलिसी, टैक्स वाली, और जो आरबीआई है वो बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन्फ्लेशन आरबीआई कंट्रोल करता है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन पैसे की सप्लाई से डिपेंडेंट है, उस पर डिपेंडेंट है। तो यहां पे बता रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल इन्फ्लेशन 5.4% मेंटेन किया है, बहुत अच्छी बात है भाई, 4 ± 2 होना चाहिए, तो 5.4% की बात हो रही है यहां पे, ठीक है ना। तो अब कोविड-19 की बात करें तो तब से लेकर अब तक सबसे कम पे है ये, तो यहां पे ये बताया है। कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 4 साल में सबसे कम है, ठीक है ना। कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी इनपुट मटेरियल की वजह से उसकी कॉस्ट कम हुई, तो ये भी काफी ज्यादा कम हुआ, बढ़िया है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है वो 250 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, 2022 से लेकर अभी तक 250 बेसिस पॉइंट तक। ओके, फूड प्राइसेस जो हैं वो दैट इज अंडर प्रेशर। यहां पे बोला गया है कि एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो भैया हमारे यहां अल नीनो चल रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कतें हैं।
भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर पे इंपैक्ट आया है इस वजह से। ओके, फूड इन्फ्लेशन रेट कितना है, फिस्कल ईयर ध्यान से देखिएगा, खाने में कितनी महंगाई बढ़ी है। फिस्कल ईयर 2023 में पिछले साल 6.6% था, अभी 7.5% बढ़ गया है, ठीक है ना। तो एक तरीके से यहां पे वही निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि भाई वेदर कंडीशन खराब है तो हम क्या करें, है ना, ये हिसाब किताब है। ओके, क्या क्या फैक्टर जो हैं फूड प्राइसेस को अफेक्ट किया, मैंने लगभग सारे फैक्टर्स को सेपरेटली चैनल पे कवर किया है। सबसे पहले तो टमाटर जो कि मॉनसून डिपेंडेंट है ना, और टमाटर एक पेरिशेबल गुड है, उसको ज़्यादा समय तक ऐसे स्टोर करो तो भैया उसको ठंड में स्टोर करो वरना वो सड़ जाएगा। अनियंस, प्याज हमेशा रुलाता है, इस बार भी रुलाया, तो जो खारिफ अनियंस है उनका काफ़ी ज़्यादा डिले होना। रेनफॉल, भैया जहाँ बुआई करने जाए वहीं बारिश हो जाए और ज़्यादा ख़राब हो गया, और बहुत समय तक बारिश ना होना, अनसर्टेन बारिश होना, इसकी वजह से अनियंस की प्रॉब्लम हुई, ठीक है। उसके बाद रूरल टू अर्बन इन्फ्लेशन की यहां पे बात की गई है कि गांव में कितनी महंगाई है और शहर में कितनी महंगाई है। ओके, फिस्कल ईयर 2024 में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, याद रखिएगा ये इकोनॉमिक सर्वे का ही है सब कुछ जो मैं बता रहा हूं चैप्टर्स वाइज, तो जो यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे हमको इन्फ्लेशन रेट्स में डिक्रीज देखने को मिला, कम है वहां पे। ओके, 36 में से टोटल यूनियन टेरिटरीज और स्टेट मिला के 29 उन्होंने 6% से कम जो है वो रिपोर्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। जहां पे फूड प्राइसेस बढ़े हुए हैं, खाने के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, उन्होंने हायर रूरल इन्फ्लेशन, यानी कि जहां पे खाने के प्राइसेस ज्यादा हैं, गांव में भी प्राइसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना, खाने के। ओके, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की यहां पे बात हुई है, तो भारत का जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है उसने इस साल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, साल खत्म नहीं हुआ है, अभी 7वां महीना चल रहा है, तो इस साल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, डबल डिजिट की एक तरीके से। एनपीए जो है वो इस समय सबसे लोएस्ट है, 10 लाख करोड़ के एनपीए, ठीक है, वो काफी ज्यादा अभी कम है। कैपिटल फॉर्मेशन की बात की गई है यहां पे, प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स कैपिटल फॉर्मेशन 10,09,000 करोड़ इस फिस्कल ईयर में, तो इतना ज्यादा कैपिटल क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ओके, तो एक तरीके से ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का 29% है टोटल। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात की गई है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडियन स्टॉक मार्केट का वो ऊपर गया है, पैसा आया है। स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, पैसा आएगा, जितना पैसा आएगा उतना ज्यादा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। बहुत सिंपल तरीके से समझो इसको, वर्ड से टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये चीज है, और यहां पे बताया गया है, ये तो खैर न्यूज थी, कवर भी किया था हमने 7-8 महीने पहले, कि भारत का जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी, कि उन लोगों को बैंकिंग सेक्टर में लेके आओ जो कि गरीब हैं, वहां पे बैंक खोलो जो कि इस मतलब दिक्कत है वहां पे, ठीक है ना, जिनको पैसे की जरूरत है उनको मेन स्ट्रीम में लेके आओ। ओके, तो मार्केट डेवलप करो, यहां पे अप्रोच की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, लास्ट माइल डिलीवरी की आखिरी इंसान को फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए। ओके, ये चीज है। आरबीआई इन्फ्लेशन अगले साल का 4.5% बता रहा है, इस साल का 5.5% है, अगले साल का 2025 एक साल के अंदर अंदर आरबीआई कह रहा है कि इसको हम 4.5% यानी कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन पे ले आएंगे, लेकिन ये प्रोजेक्शन है। ओके, तो ये चीज है, और अगले साल बता रहे 2026 में 4.1%। आईएमएफ ने इंडिया का इन्फ्लेशन 2024 में 4.6% प्रेडिक्ट किया है और 2025 में 4.2%। ओके, लॉन्ग टर्म आउटलुक की अगर बात करते हैं तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन है वो सबसे पहले प्राइस मॉनिटरिंग स्कीम्स और मार्केट इंटेलिजेंस की कितनी तरीके से जो भी डिफरेंट चीज़ों के प्राइजेस है उनको मॉनिटर कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बनते जा रहे हैं उनके प्राइस को मॉनिटर, और साथ ही साथ मार्केट का इंटेलिजेंस कितना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो एसेंशियल फूड आइटम्स है ना, जैसे आपका पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, जैसे अभी भैया शिवराज सिंह चौहान गए हैं मलेशिया के जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर घनी, उनसे बोला है कि ये काम करिए, आप पाम ऑयल हमको दीजिए, ठीक है, पेड़ लगाइए पाम ट्रीज और खूब हमको पाम ऑयल दीजिए। इंडोनेशिया, मलेशिया 80% जो है वो पाम ऑयल यहीं से ही आता है। ओके, चलो एक्सटर्नल सेक्टर की यहां पे बात की गई है। फिर
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत ने अपनी रैंक जो है 2018 में 44th थी और 2023 में 30th है, ये बात की गई है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, कि भारत जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यानी कि हम किसको ज्यादा बेच सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट 0.7% तक आ गया, ठीक है ना। सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये 4.9% तक बढ़ गया है, यानी कि लगभग 341 यूएस मिलियन डॉलर। अच्छी बात है, वेरी गुड। क्यों भाई, जाहिर सी बात है, अपना सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर जिंदाबाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खड़ा काम करते रहते हैं। 64% से ज्यादा जो है वो हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। और बेचारों को बताइए, कभी कर्नाटक में बिल आ जाता है 75% रिजर्वेशन, कभी कहते 14 घंटा काम करो, बड़ी क्या बताएं। रेमिटेंसेस अगेन फिर से हमने टॉप किया है, तो भारत 120 बिलियन डॉलर भारत को अमेरिकन डॉलर भारत को रेमिटेंसेस मिले हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये ज्यादा है, बढ़िया है। 2024 में पॉजिटिव नेट फ्लोज हमको देखने को मिला है, ठीक है ना। तो एक तरीके से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है, यहां बताया गया है। फॉरेक्स रिजर्व जो है जबरदस्त है, ठीक है ना। जो हमारा एक्सटर्नल डेट है उसको 98% तक कवर कर सकते हैं, यानी कि अगर हम सारे फॉरेन रिजर्व जो है वो खाली अपना कर्जा चुकाने में लगा दे तो हम पूरा कर्जा चुका देंगे। ओके, तो ये चीज है। चैलेंजेस क्या है, जो ग्लोबल जीडीपी, पूरी दुनिया की जीडीपी जो ग्रो कर रही है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ ज्यादातर जो देश है वो प्रोटेक्शनिज्म पे आ गए हैं कि उनको अपनी इकोनॉमी जो है वो बढ़ाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सरकार बॉटम अप रिफॉर्म्स पे फोकस कर रही है, जो कि बहुत सही है। मैं टॉप डाउन अप्रोच को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानता, क्योंकि वो नीचे तक नहीं पहुंचते। बॉटम अप अप्रोच सबसे बेस्ट रहता है, और यही सोशलाइजेशन का की कंसेप्ट है, ठीक है ना। यही एक तरीके से सोशोलॉजी का की कंसेप्ट है। तो इसमें की पॉलिसी क्या है, सबसे पहले तो भैया जॉब और स्किल क्रिएशन। एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दिक्कत है, यूपीएससी जैसी संस्था पर भी सवाल उठाए गए, उठाने भी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब और स्किल क्रिएशन है। एग्रीकल्चरल सेक्टर हम अपना कभी मैक्सिमम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, तो यहां इकोनॉमिक सर्वे में यह भी बोला गया है कि मैक्सिमाइज करो, ठीक है ना। जितना ज्यादा, वही वीट एंड राइस, अबे छोड़ो उसको, एमएसपी और चीजों पे। मैं तो सरकार से बोलूंगा कि अब गारंटी किसी और चीजों पे करो। हॉर्टिकल्चर हो गया, बाकी फ्लोरिकल्चर हो गया। ग्रीन ट्रांजिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एमएसएमई बॉटलनेक्स, भैया देखो ये तो बात सही है कि अगर आपको कंपनी खोलनी है जो स्मॉल है या मीडियम स्केल है, छींके आ जाती हैं भाई, तो उसको जो है वो एड्रेस करिए। चाइना के साथ बहुत अच्छे से बात की गई है कि हम जो है वो मेक इन इंडिया, मतलब एक तरीके से घर पे ही बनाते हैं, और चाइना को जो है वो नकारते हैं। इसमें भी बात की, इसमें भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात की गई है यहां पे, इसको और ज्यादा डीपेन करो। साथ ही साथ इनइक्वालिटी को टैकल करने की बात की गई है, और जो यंग पॉपुलेशन की हेल्थ क्वालिटी, अभी मैंने लेक्चर लिया था दोस्तों यंग पॉपुलेशन की हेल्थ क्वालिटी पे, इसमें भी ये परसों बताया है कि किस तरीके से आधे से ज्यादा भारत मोटा है ना, इस पे भी बात की गई है। फिर उसके बाद अमृत काल के लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, चलिए इसमें सबसे पहली बात प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भर भर के। देखिए मेरे ख्याल में अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आना है तो आपको पहली बात तो टैक्स, अब कल बजट आएगा, अब देखना पड़ेगा आम आदमी पे टैक्स का क्या असर पड़ेगा, कितना टैक्स कम होता है, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को एज अ ग्रोथ इंजन देखो, उसको डेवलप करो। फिर उसके बाद ग्रीन ट्रांजिशन के लिए भैया जाना तो एक्चुअली हमको ग्रीन ही है, उसके लिए पैसा लेके आओ। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, ऐसा ना हो कि ग्रेजुएट किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ बेरोजगार घूम रहा है, तो ऐसा ना हो, तो इसको ब्रिज करो, कम करो इसको। बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, स्टेट जितना ज्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा वो चीजों को बेहतर कर पाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो भारत की जो इकोनॉमी है वो 7% प्लस ग्रोथ पोटेंशियल है अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं। ओके, तो ये चीज है। क्लाइमेट चेंज की बात करी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज इस समय द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसको एड्रेस करें। तो यहां पे वही जो 5 प्रिंसिपल थे, मतलब 5 चीजों पे जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि 2070 तक हम पूरा कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, 5 चीजों पे बात करी गई थी। तो सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, कि हम अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 31 मई 2024 तक जो नॉन फॉसिल सोर्सेस हैं वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 45.4% है, ठीक है ना। तो जो सोलर है, जो विंड है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। एमिशन इंटेंसिटी जो है, जो टोटल जीडीपी का, वो 33% तक रिड्यूस हो गई है 2005 से लेकर 2019 तक।
फ्यूचर एनर्जी की बात करते हैं, आगे आने वाले समय में एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है, तो बता रहे कि 2 से 2.5 गुना ज़्यादा 2047 तक ये बढ़ने वाली है, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट गोल्स है। तो एनर्जी डिमांड एक बैलेंस हमको करना पड़ेगा। अब इतनी ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि क्लीन एनर्जी इतनी डिमांड को कैटर कर पाएगी। भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़, हर जगह एसी लगने वाला है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो एनर्जी डिमांड, अब एनर्जी डिमांड कहाँ से लेके आओगे? फॉसिल फ्यूल से, है ना, कोयले से ही हमारी आधे 80% बिजली बनती है, लेकिन इसको कम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब कहा तो है कि हम कम करेंगे, हमने इतनी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, देखते हैं आगे क्या होगा। चैलेंजेस, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन फ्यूल्स को इंक्रीज करेंगे तो लैंड और वाटर पे स्ट्रेस भी आएगा। क्लीन एनर्जी कहाँ से आती है? सूरज से आएगी, हवा से आएगी, पानी से आएगी। तो पहले उन चीज़ों को तो बचाओ, तब तो हम पानी, हवा और सूरज को यूज़ कर पाएंगे। ओके, बैटरी स्टोरेज है ना, कहाँ से बैटरी? अभी भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, लिथियम आयन, राइट। तो ये चीज़ है। सरकार की अगर बात करें तो ग्रीन बॉन्ड 16,000 करोड़ जनवरी से लेकर फरवरी 2023 तक इन्होंने इशू किए हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इन्होंने 20,000 करोड़, 2023 की बात हो रही है, और इशू किए हैं, राइट। और बाकी जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये भी एक इनिशिएटिव है सरकार का जो लॉन्च किया गया। अब इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ जाता है, CDRI की बात की गई है कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, लीडर ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इन सब की बात की गई है। ओके, फिर हेल्थ केयर सिस्टम पे आ जाओ, सोशल सिक्योरिटी पे हम आ गए। तो सबसे पहले इसमें एजुकेशन सेक्टर आ गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम 2020 में लाए थे, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। फाउंडेशनल लिटरेसी और जो बच्चे हैं, ठीक है, उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, 3री कक्षा तक। पोषण भी, पढ़ाई भी प्रोग्राम, जो एक यूनिवर्सल हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क, आंगनवाड़ी जो है सेंटर्स, वहां पे स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, इस पे ध्यान दिया गया। हेल्थ केयर पे आ जाओ, आयुष्मान भारत स्कीम, तो 34 करोड़ 70 लाख जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत सबको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देना, वो इशू किए गए हैं। लगभग 7 करोड़ 37 लाख हॉस्पिटल एडमिशंस हुए हैं, इसको पूरा कवर किया गया है। इतने पेशेंट ने आयुष्मान स्कीम का लाभ लिया है। और 1,25,000 करोड़, इतना जो है ये आपका पॉकेट एक्सपेंसेस सेव कर रहा है पूरे, अगर हम सबकी बात कर लेते हैं। ओके, ये चीज है। फिर उसके बाद DNRLM, वुमेन लेड प्रोग्राम है, ठीक है ना, इसमें लगभग 9 करोड़ औरतें और 8.5 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कवर है, ठीक है ना। अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो जो नेशनल रूरल मिशन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। MG नरेगा की डिमांड, अब MG नरेगा की डिमांड जो है, MG नरेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिससे गांव वालों को, जो गांव का युवा है उसको रोजगार मिलता है। तो वहां पे, क्योंकि हम कई बार जैसे रूरल्स की गांव में प्रॉब्लम है तो MG नरेगा को ही देखते हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो रूरल डिस्ट्रेस है वो इसी वजह से ही हो। कई बार ये स्टेट की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और मिनिमम वेजेस के कारण भी होता है। ओके, चलो, स्किल डेवलपमेंट पे काम की बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2022 से लेकर 2023 तक 3.2% तक गिरा, राइट। टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट पे बात की गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स है इसमें एग्रो प्रोसेसिंग और केयर इकोनॉमी जो है, ये की एरियाज हैं जिन पे हमको काम करना पड़ेगा, राइट। चलो, एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट, ये भी देख लेते हैं। सेक्टर ग्रोथ, सेक्टर वाइज ग्रोथ की बात करें तो एवरेज एनुअल ग्रोथ 4.1% है पिछले 5 सालों में, ठीक है, जो एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट की ग्रोथ है। प्रोविजनल ग्रोथ 1.4% है। एलाइड सेक्टर्स जैसे लाइव स्टॉक और फिशरीज आ जाते हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। जहां 2014 से 2022 तक 7.38% का CAGR था, वहीं लाइव स्टॉक सेक्टर का, फिशरीज का वहीं पे 8.9% का CAGR है, ठीक है। तो ये चीज है। आगे देखते हैं, FPOs पे बात की गई है कि जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए, और ये खुले भी हैं। फरवरी 2023 तक 8,195 FPOs जो हैं वो खुल चुके हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जुलाई 2024 तक 73,194 करोड़ जो है, इतना पैसा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमने दे दिया है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए
अभी तक 48,357 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है और 4,500 करोड़ जो हैं, इतनी सब्सिडीज जो है इतने की, वो हमने रिलीज कर दी हैं। ओके, बढ़िया। आगे देखते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात की गई है। तो यहां पे पिछले साल, ये मतलब इसी साल 2024 में 8.2% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ है 9.5%। ओके, 4 इंडस्ट्रियल सब सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, ये डबल डिजिट ग्रोथ पे गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पे 5.2% की एनुअल ग्रोथ हमको देखने को मिली है। स्टील सेक्टर की बात करते हैं तो जो फिनिश्ड स्टील है वो हमने दूसरों को बेचा, हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन आपको देखने को मिले। कोल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में हमने मंगाया कम और खुद ही उगाया, ठीक है ना, यहां से ही हमने काम किया। फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात करें तो भारत उसमें लीडर है, तो इस समय 50 बिलियन US$ हमारी वैल्यू है पूरे मार्केट की और 3rd लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम। टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की बात करते हैं तो हम दूसरों को कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, हमारे कपड़े दूसरे पहन रहे हैं एक तरीके से। तो एक जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का और अपैरल का वो 1% तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, लगभग 2,97,000 करोड़ रुपए हम खड़े हुए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2014, मतलब आप ये समझिए कि अभी तक 2022 की अगर बात करते हैं तो 3.7% का ग्रोथ हमको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिला है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर हम वैल्यू इन टर्म्स में बात करें तो 8,22,000 करोड़ और एक्सपोर्ट 1,09,000 करोड़ तक हमने किए हैं। ओके, तो सरकार ने काफी PLI स्कीम जैसे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये जो लॉन्च की हुई है। आत्मनिर्भर भारत, आ जाओ बेटा, तो इसमें 1,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मई 2024 तक देखने को मिला है, जिसमें लगभग 10,08,000 करोड़ की सेल हुई है, प्रोडक्शन हुआ है। ओके, और एम्प्लॉयमेंट भी जो जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट है PLI के तहत वो 8.5 लाख के करीब है। MSME यूनियन बजट ने 2023-2024 में 9,000 करोड़ जो है ये इसमें एलोकेट किया था और इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुआ है, ये यहाँ पे बताया गया है। लेकिन MSME के सेक्टर के चैलेंजेस की भी यहाँ पे बात की गई है कि सप्लाई डिमांड का मुश्किल है, उसके बाद इंसेंटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बोला गया, इसको फिलहाल मैं स्किप करता हूँ। ओके, सर्विसेज पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर्विसेज देखिए, सर्विस ग्रोथ की बात करते हैं तो 7.6% तक 2024 में ये ग्रो किया है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ओके, ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो भारत की रैंक बहुत ऊपर है, 4.4% हमने एक्सपोर्ट किया है। चलिए, रेलवे एंड एविएशन की बात करते हैं तो भारत में जो इंडियन रेलवेज में ट्रैफिक है वो 5.2% तक बढ़ा है। रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट बहुत बढ़िया, जहां से हमको पैसे मिलते हैं वो 5.3% तक बढ़ा है। ओके, मालगाड़ियों की अगर बात करता हूँ, और एविएशन सेक्टर सबसे बढ़िया प्रॉफिट ये जनरेट कर रहा है, 15% ईयर ऑन ईयर टोटल इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। टूरिज्म में बहुत एक्सपेंशन हमको देखने को मिला है। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है, अगर वर्ल्ड टूरिज्म रिसीट की बात करें, जो बाहर जा रहे हैं और घर भी जा रहे हैं, बाहर की बात कर रहे हैं तो 1.38% 2021 में था और 2022 में 1.58%, राइट, ये चीज है। रियल एस्टेट की बात करें तो जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, मतलब जो आप घर खरीदते हो, है ना, रहने के लिए, उसमें डबल डिजिट में ग्रोथ हमको देखने को मिली है। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की बात करें तो 2014 से, जहां 2014 में 2,000 थे, 2023 में आते आते 31,000 हो गए हैं। ई कॉमर्स की बात करें तो 2030 तक ये $350 बिलियन पार कर लेगा, यहां पे बताया गया है। इमर्जिंग जॉब डिमांड्स कहां पे है, सबसे ज्यादा जॉब्स ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, VR, 3D प्रिंटिंग, वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट। ओके, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन हर दिन 12 किलोमीटर, 11.7 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, ये 2014 में बन रहा था। आज अगर हम 2024 की बात करते हैं तो हर दिन हम 34 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, हर दिन 34 किलोमीटर तक रोड बना रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 11.7 से पिछले 10 सालों में, क्योंकि 10 साल का ही यहां पे कंपैरिजन लिया गया है, 34 तक हम आ गए हैं। रेलवे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये इसका जो एक्सपेंडिचर है अगले 5 सालों में 77% तक बढ़ने वाला है, जिसमें हम नई लाइंस बिछाएंगे, कन्वर्जन होंगे, डबलिंग होगी। एयरपोर्ट्स की बात करें तो अभी जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स है 2024 तक
21 एयरपोर्ट्स यानी कि देश के 21 एयरपोर्ट में नई बिल्डिंग्स ऑपरेशन में आ गई हैं। जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 62 मिलियन, लगभग 6 करोड़ 20 लाख, हर साल 6 करोड़ 20 लाख पैसेंजर्स को हम हैंडल करते हैं। जो नए एयरपोर्ट्स हैं, भीड़ वैसे यार बहुत है एयरपोर्ट्स में। बैंगलोर के एयरपोर्ट में मैं गया तो मुझे लग रहा है बस अड्डा आ गया हूं मैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। क्लीन एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिला है। उज्ज्वला स्कीम की बात करें तो एनर्जी सेविंग इसमें हुई अच्छी खासी। उज्ज्वला जो सरकार बढ़ चढ़ के बताती कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो यहाँ पे लगभग 48.42 बिलियन किलोवाट पर आवर इतनी सेविंग्स हुई है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में रिडक्शन हमको देखने को मिला है 39.30 मिलियन टन्स। मेट्रो रेल या फिर आरआरटीएस की बात करें तो 945 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 939 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है 27 शहरों में। तो हर शहर में, हर बड़े शहर में आपको मेट्रो देखने को मिलेगी। जल जीवन मिशन टैप वाटर कनेक्शन जो है वो 14 करोड़ 90 लाख गांव के घरों में लग गया है। अब नल ही लगा है कि उसमें पानी भी आ रहा है, ये देखने की बात है। स्पेस एसेट्स की बात करें तो 55 एक्टिव स्पेस एसेट्स हमारे पास है जो इसरो मैनेज करता है। टेलीकम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जून 2024 तक हमारे पास 8,20,000 टावर्स है। ओके, डिजी लॉकर की बात करें तो लगभग 26 करोड़ 28 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स है। मुझे डिजी लॉकर से एक प्रॉब्लम है, कई जगह ये काम नहीं आते। मैंने अपना डिजिटल लाइसेंस दिखाने की कोशिश की, पुलिस ने बोला नहीं ये नहीं चलेगा। ये सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 674 करोड़ डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे अपलोड हुए। खेलो इंडिया प्रोग्राम 38 न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2024 में सैंक्शन हुए हैं, 58 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बात हमको देखने को मिली है। ओके, तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, और कल बजट आएगा। कल बजट आएगा, एक मिनट रुकिए जरा, मैं और भी शायद अभी और भी अपडेट हुआ है, मैं देख लेता हूं। चलो ठीक है, तो सबसे ज़रूरी भाई यही था। बोला है कि चाइना जो है उसको हम कम करते हैं 6.5 से 7% तक। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो देखने को मिली है, और चाइना पे आप डिपेंडेंस कम करिए, घर पे ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको डिटेल में टॉपिक वाइज हम इसको कवर करेंगे। अभी बस जैसे जैसे ये अपडेट हो रहा, हाईलाइट्स आ रही है, मैंने कवर किया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।